Hello, UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to today's editorial analysis on 6th of May. So, here we discuss important editorials from The Hindu and Indian Express and break it down into simple and concise manner along with value addition. So, today we will be discussing again two important editorials on the topics of Indus Water Treaty and also the caste census. ठीक है. तो रिसेंटली अभी अगर इंडस वाटर ट्रीटी की हम बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ कि पहलगाम टेरर अटैक्स हुए एंड इन रिटेलिएशन इंडिया ने बोला कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में रखेगी। तो हेयर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि आखिर ये अबायंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ओके, व्हाट इज द वियना कन्वेंशन ऑन दिस, व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस बेनिफिट्स चैलेंजेस ऑफ दिस एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है आगे हम इसमें कैसे इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अबाउट द कास्ट सेंसस, रिसेंटली आपने देखा होगा कि बिहार में एक कास्ट सर्वे हुआ जिसमें कि पता चला कि वहां पे जो ओबीसी की पॉपुलेशन है इट इज 63%। अगर हम पहले मंडल कमीशन की बात करें तो अर्लियर इट वाज 52%। तो इस जब ये हुआ कि एकदम से मतलब लाइक ओबीसी की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सो इट मीन्स कि हमारे पास एक कास्ट डेटा होना चाहिए ताकि जो पॉलिसीज वगैरह है उनको प्रॉपरली आप टारगेटेड मैनर में बेनिफिशियरीज को पहुंचा सकें। ठीक है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अभी जो है कास्ट सर्वे की नेशनल डिमांड उठने लगी है ना। तो बट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट यू शुड नो कि आखिर कास्ट सर्वे होता क्या है। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग अ कास्ट सर्वे, चैलेंजेस क्या है कास्ट सर्वे करने में। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू रिटन बाय मल्टीपल पीपल, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें इतने सारे व्यूज आए हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी रिसेंटली क्या हुआ। नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, लेट अस जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑल्सो। सो बेसिकली द फॉर्मेट इज कि जो एडिटोरियल होता है उसको मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेके आती हूँ ताकि आपके आंसर राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो एंड यू कैन राइट आंसर्स। The PDF of this session will be available in my Telegram channel, Nitya Pandey Mentorship Group. ऑल्सो अगर आपको अपने आंसर्स लिखने हैं एंड यू वांट टू नो लाइक आपके आंसर्स में क्या क्या लेक्यूनाज है, सो यू कैन पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आप टेलीग्राम चैनल में भी अपने आंसर्स भेज सकते हैं। नाउ डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट्स regarding India's decision to put the Indus Water Treaty in abeyance. So it is asking कि अभी recently like इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को abeyance में रखा है उसके रिगार्डिंग आप कुछ बताइए क्या हो रहा है, इसका लीगल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके, क्या अगर जैसे हमने बोल दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम abeyance में रखेंगे, abeyance में रखेंगे मतलब क्या एक्शंस ले सकता है इंडिया, क्या कर सकता है ऐसा। देन व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स होंगे इसके इंडिया के लिए एंड व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशन एंड ऑल्सो अ वे फॉरवर्ड। So recent context तो हमें पता है about the Pahalgam terror attack. If we talk about the meaning of the word abeyance, तो बेसिकली जो इंडस वाटर ट्रीटी थी इसको ब्रोकर किया गया था वर्ल्ड बैंक। जो लोग कंटिन्यूसली इस एडिटोरियल एनालिसिस को देख रहे हैं उन्होंने ये चीज पहले भी पढ़ी होगी बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी एडिटोरियल्स ऑन दिस टॉपिक। पहलगाम टेरर अटैक हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी हो गई, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था जहां पे आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है कि अलग अलग कंट्रीज में रिवर डिस्प्यूट्स के लिए क्या हो रहा है। तो आप पुराने एडिटोरियल्स देखेंगे तो आपको और ज्यादा वैल्यू, एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे तो आपको और ज्यादा वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। नाउ जिसमें क्या है कि जो ईस्टर्न रिवर्स है दैट इज सतलज ब्यास एंड रावी, ये छोटी है कम पानी है इसमें, ये इंडिया के पास है। और जो बड़ी है इंडस झेलम और चेनाब वो पाकिस्तान के पास है। इंडिया यूजेस 20% ऑफ द टोटल वाटर फ्रॉम द इंडस सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। तो ऑल्दो इंडिया इसकी पार्टी नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका लाइक इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द वियना कन्वेंशन, लेकिन ये एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है एंड इट इज इन्वोक्ड फॉर सस्पेंशन। जैसे कि आर्टिकल 60 दैट इज की इंडस वाटर ट्रीटी को जब आप अबेंस में जा रहे हो तो आप कब कर सकते हो, जैसे कि मटेरियल ब्रीच हो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो एक्सेट्रा। अबेंस जो है वो कोई एक फॉर्मल लीगल स्टेटस नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट अ डिप्लोमेटिक टूल। ठीक है कि हम आपके अगेंस्ट कुछ कुछ एक्शंस ले सकते हैं। सो इट इज अ टेम्परेरी डिप्लोमेटिक टूल एंड लीव्स स्पेस, और इसको मतलब हम दोबारा से इसे हटा भी सकते हैं। अगर पाकिस्तान बोलता है कि ठीक है हम टेरर के अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे वगैरह तो हम इसको हटा सकते हैं। ओके, इट इज नॉट अ लीगल टूल, इट इज नॉट वेरी परमानेंट, टेम्परेरी डिप्लोमेटिक टूल है कि तुम्हारी इस हरकत को हम टॉलरेट नहीं करेंगे एंड दिस इज एक वार्निंग की तरह कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ गलती की और आपकी मम्मी बस दूर से ही आपको एक दिखा रही है। ओके,
शी इज नॉट बीटिंग, बट आपको पता है इससे आगे आपने कुछ किया तो अभी आपके साथ हो जाएगा। सो दैट इज देयर। तो अबेयंस को इस तरह से आप समझ सकते हैं ना। एक्शंस इंडिया कैन टेक, अब क्या एक्शंस अब ले सकते हैं, जैसे कि ज्वाइंट मैकेनिज्म्स पॉज कर सकते हैं, लाइक द परमानेंट इंडस कमीशन, जो कि लास्ट हम में। तो बेसिकली होता क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड किसी भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन का यूज किया जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसे एक्शंस करता रहेगा तो हम इसमें नहीं जाएंगे डिस्प्यूट वगैरह रिजोल्व करने। पाकिस्तानी इंस्पेक्शंस, डेटा शेयरिंग, जो वाटर से रिलेटेड डेटा, हाइड्रोलॉजिकल डेटा वगैरह शेयर करना होता है वो नहीं करेंगे या डिले करेंगे। और हम अपने वाटर प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप कर सकते हैं जो हम डिफरेंट रिवर्स पे बना रहे हैं, जैसे कि पाकल दुल, रैटल। किस पर बन रहा है रैटल, कौन सी रिवर पे बन रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर सवाल कोड प्रोजेक्ट ऑन चेनाब एक्सेट्रा। फाइल इन इंटरनेशनल फोरम्स, जैसे कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सेट्रा। और नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज हम इन्वोक कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो पहली बात तो थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनेगा कि टेररिज्म से डील करे वो। ओके, देन पॉलिटिकल सिग्नलिंग दिखा रहा है, ये रिफ्लेक्ट्स इंडियाज हार्डनिंग स्टांस पोस्ट उरी पुलवामा पहलगाम। दैट इज कि इंडिया शांत नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर पाकिस्तान ऐसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा तो वी विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन। फिर क्योंकि अभी देखिए ये अटैक हुआ तो ऑब्वियसली देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट, और वो होना भी चाहिए लोगों में कि हमें कुछ तो करना चाहिए। आपने ऐसे आके सिविलियंस को मार दिया, विच वाज वेरी ट्रेजिक, है ना। किसी के भी साथ हो सकता था ये, तो उसके लिए लाइक इंडिया मस्ट टेक एक्शन। तो इसलिए वो डोमेस्टिक सेंटिमेंट से डील करने के लिए भी, डोमेस्टिक सपोर्ट हार्नेस करने के लिए भी ऐसा किया गया। नाउ रिक्लेमिंग वाटर राइट्स, इंडिया स्टिल लेट्स ओवर 80% ऑफ वेस्टर्न रिवर वाटर फ्लो टू पाकिस्तान। दिस मूव कुड रिक्लेम दैट अनयूज्ड शेयर। इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, तो सबसे पहले हम अपना, क्योंकि अभी ट्रीटी थोड़ी अबायंस में चल रही, तो पाकिस्तान भी अपने जो लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह, हम नहीं सुन रहे उसको, तुम करते रहो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और ये वो। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी जल्दी बना लेंगे इस वक्त। देन इससे क्या हो सकता है, लेकिन एस्केलेशन भी हो सकता है, और थोड़ा सा एनवायरमेंटल कंसर्न्स में है, क्योंकि इस वक्त लाइक वी आर साइड लाइनिंग ऑल दोस एंड वी आर कंटिन्यूसली बिल्डिंग द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो वो थोड़ा सा इसका एनवायरमेंटल एंगल हो सकता है। ना पाकिस्तान के लिए क्या इशू है, तो 85% उसका जो एग्रीकल्चर है वो इंडस वाटर सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर इससे कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो उसका एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी है, ठीक है, जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वो ड्रॉप हो गई, तो वाटर स्कैरसिटी हो सकती है वहां पर। एंड इंटरनेशनलाइजेशन हो सकता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इन सबको बुलाया जा सकता है फॉर रिजॉल्विंग। नाउ वे फॉरवर्ड क्या क्या है, तो हमें सबसे पहले तो इंश्योर करना है कि हमारे सारे एक्शंस आर्टिकल 60 से अलाइन करें। ओके, तो लीगली हमें प्रिपेयर्ड रहना है, डिप्लोमेटिक क्लैरिटी होनी चाहिए, रीअफर्म टू ग्लोबल कम्युनिटी कि ये बस एक टेम्परेरी सस्पेंशन है, ठीक है। हमें ग्लोबल कम्युनिटी को समझाना है कि वी आर टेम्परेली, हमने इसको सस्पेंड किया है इन फेस ऑफ दिस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, है ना। हम इसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला देश भी हमारे साथ कोऑपरेट करे। सो दैट इज देयर। देन टेक्निकली हमें रेडी होना है, सेंट्रल वाटर कमीशन एक्सेट्रा। एनवायरमेंट, आप सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बनाए, आप अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए, हमें अपना नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट कंप्लीट करना है, दैट इज फाइन, लेकिन सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रैक टू डिप्लोमेसी, सिविल सोसाइटी वगैरह को आप इंक्लूड कीजिए ना। India's invocation of abeyance in the Indus Water Treaty is a bold and calculated diplomatic tool aimed at reshaping its engagement with Pakistan. इंडिया के स्ट्रैटेजिक पोस्चर एनहांस करते हैं, लेकिन लीगल रॉबस्टनेस, एनवायरमेंटल प्रूडेंस और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी जरूरी है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। This is a mind map. So basically, for every editorial, I provide a mind map so that you can revise it easily after the session. Now, let us move on to the next editorial, which is regarding caste census. So इसका recent context I have already told. तो जल्दी से इसको देख लेते हैं. So discuss the significance of caste census in India in the light of recent developments. इसके benefits, challenges और way forward हमको देखना है. Now, recent context तो हमने देख लिया कि बिहार में हुआ, जहाँ पे जो ओबीसी पॉपुलेशन है वो 63% है। तो उस को देखते हुए एक नेशन वाइड कास्ट सेंसस की डिमांड है। नाउ कास्ट सेंसस होता क्या है, तो बेसिकली सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है डेटा का रिगार्डिंग दी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एवरी कास्ट, ठीक है, कि वो कहाँ पर स्टैंड करे, कैसा उसका एजुकेशन लेवल है। अगर जैसे किसी कास्ट को बेनिफिट्स मिल रहे थे बट अब उसका एजुकेशन लेवल बढ़ गया है, और दूसरी कास्ट है जिसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, तो अब उसको बेनिफिट देने की नीड है। ओके, सो दैट इज देयर। नाउ हिस्ट्री क्या है, क्या पहले कभी इंडिया में कास्ट सेंसस हुआ है? सो यस, 1931 ब्रिटिशर्स के टाइम पे फुल कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, ठीक है, और जिसका डेटा अभी भी ओबीसी पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। पोस्ट 1951
सिर्फ एससी और एसटी का डेटा कलेक्ट हो रहा है, ओबीसी का नहीं हो रहा है। मंडल कमीशन ने बताया था कि 52% इनकी पॉपुलेशन है, जो कि जैसे अभी बिहार में देखा जा रहा है 63% हो गई है। ओके, सो इस केस में लाइक अगर उनको सिर्फ 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, सो इज इट फेयर और नॉट, सो दैट वी नीड टू कंसीडर। देन फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, बट द थिंग इज इट वाज सेड कि उसका जो डेटा है वो थोड़ा इनएक्यूरेट था, इसलिए वो रिलीज नहीं किया गया। नाउ बेनिफिट्स क्या क्या है, तो ऑब्वियसली एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना, काफी सारी स्कीम्स है जिसमें कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशंस दिए जाते हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, है ना। तो अगर वो कास्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उसको बेनिफिट देके क्या फायदा, कोई कास्ट ऐसी है जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसको देना है, उसको हमें पता करना है। ओके, देन इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें। करेंटली ओबीसीज गेट 27% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन, बट हमें पता ही नहीं उनका पॉपुलेशन शेयर कितना है, उस हिसाब से आप रिजर्वेशन दोगे ना। तो अगर हमें पता होगा कि कितना किसका प्रपोर्शन है तो रिजर्वेशन वुड बी बेटर। देन इंट्रा ओबीसी डिस्पैरिटीज, तो क्या हो रहा है विद इन ओबीसी, जैसे कि डेटा कैन एक्सपोज हाउ डोमिनेंट, कुछ डोमिनेंट सबकास्ट है जैसे कि यादव, कुर्मी, जाट, मराठा, इन्होंने ज्यादा बेनिफिट ले लिया इन कंपैरिजन टू अदर, नाई, लोहार, धोबी एक्सेट्रा। तो इनके ऊपर फोकस आएगा अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा। फिर ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, तो क्या होता है कि स्टेट्स लाइक बिहार एक्सेट्रा वो कास्ट को यूज करते हैं फॉर लोकल इलेक्शंस एक्सेट्रा, तो उसमें हमें जरूरी है ये कि पूरा एक्यूरेट डेटा हो। सोशल जस्टिस फुलफिलमेंट, नाउ रोहिणी कमीशन ओनली 10 ओबीसी कास्ट हैव कॉर्नर्ड नियरली 50%, तो ये वही वाली बात है, इंट्रा ओबीसी डिस्पैरिटीज। नाउ चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी है और क्लासिफिकेशन इश्यूज है, जैसे कि ओवर 3000 ओबीसी कास्ट लिस्टेड इन सेंट्रल और स्टेट लिस्ट, काफी के ओवरलैपिंग नेम्स है एक्सेट्रा। फिर पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज है, अगर इलेक्शंस के टाइम पे ऐसा डेटा आएगा तो इट कैन अफेक्ट द वोट बैंक पॉलिटिक्स, स्टिग्मेटाइजेशन हो सकता है, ठीक है। फिर डेटा कैलकुलेशन में ऑब्वियसली एरर्स हो सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बर्डन तो आएगा ही इतना सारा डेटा कलेक्ट करने में। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक ऑटोनॉमस कास्ट सेंसस कमीशन बना दें, ठीक है, आप साइंटिफिकली डेटा कलेक्ट करिए, इंटीग्रेशन विद सोशियो इकोनॉमिक डेटा, पब्लिक अवेयरनेस, पोस्ट सेंसस रिफॉर्म। पोस्ट सेंसस रिफॉर्म मतलब जो भी डेटा आ रहा है उसको फिर आप अच्छे से यूज करो, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बने। नाउ कंक्लूजन में आप कुछ ग्रेट लीडर्स के ऐसे व्यू पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर एनिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, but also believed in empirical understanding of social inequalities to build a just society. What is measured cannot be corrected aligns with his vision for data driven equity. तो बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज सेइंग कि एनिलेशन ऑफ कास्ट तो जरूरी है, ठीक है। अगर आप वेलफेयर करना चाहते हो तो कास्ट तो आपको एनिलेट करनी पड़ेगी, एनिलेट मतलब एलिमिनेट, ठीक है। बट उसके पहले आपको पूरी डेटा ड्रिवन पॉलिसीज चाहिए, देन ओनली यू कैन एलिमिनेट इट, जब सब लोग इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।